स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉजिक टेक लर्निंग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में, जो कि वैसे तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, कई बार इग्नोर भी हो जाता है एग्जाम्स में। बट कभी कभी इससे जो है डायरेक्ट एक बार एकदम स्ट्रेट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। सो आपको पता होना चाहिए, इन केस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड हैव एनफ कंटेंट टू राइट। तो वैसे तो इसका जो मीनिंग है बहुत छोटा सा है, पर हमारे पास एनफ पॉइंटर्स होने चाहिए ताकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सॉफ्टवेयर क्राइसिस पहले अपनी भाषा में जान लेते हैं कि इस वर्ड से मतलब क्या है। देखिए, अभी जो है हम लोग एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के एरा में है, जहां पर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना एक बहुत ही आम बात हो गई है। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी आई है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कोई लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज एक्सीलेंट अराउंड। लेकिन शुरुआत में यानी अर्ली स्टेजेस में जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्जिस्टेंस में आया, धीरे धीरे बूम पर चला, उस समय पे एक सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई जब सॉफ्टवेयर डेवलप करने में, और ये नहीं कि कोई भी सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। तो सरल सरल मीनिंग जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का वो यही है कि हमें जो है हाई क्वालिटी यानी अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं मिल पा रहे थे। जो सॉफ्टवेयर बनकर आ रहे थे वो या तो बहुत बेकार थे, बहुत स्लो थे। बेकार मतलब इन द सेंस कि वो ज्यादा टाइम लेते होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी एल्गोरिदम की, कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी उनकी, या कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा और वो साइज बहुत ज्यादा ले लेता होगा, वेस्टेज ऑफ स्पेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यानी कि ओवरऑल आज के टाइम में आप जैसे किसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि ये एक अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो उस समय पे ऐसे सॉफ्टवेयर जो थे बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे। उसी सिचुएशन को कहा गया सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो अब हमें इसके बारे में पॉइंटर्स क्या देने होते हैं जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक ऐसी टर्म है जिसे लेट 1960s के अराउंड कॉइन किया गया था। तो देख सकते हैं बहुत पुरानी बात है ये। क्यों कॉइन किया गया? क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज बढ़ती चली जा रही थी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। हाई क्वालिटी, ये वर्ड याद रखें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा था वो हाई क्वालिटी का नहीं था। क्यों, किस किस एस्पेक्ट पे? क्योंकि या तो सॉफ्टवेयर जो है वो टाइमली डेवलप होकर नहीं निकलता था, कि अगर आप कहते हैं मुझे एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस का बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर चाहिए, तो या तो फिर वो टाइम इतना ज्यादा ले लेता था जितना आपके पास होता नहीं है, या फिर जो आपका बजट है उस बजट से ऊपर चला जाता था, या फिर अगर बजट नहीं है आपका तो फिर बेकार सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको। या फिर साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। साइज इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और इसके साथ साथ एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली बात करता है उस बारे में जब आपका सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में चलना शुरू होता है। तो आपने देखा होगा एप्स जो होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं, अपनी फाइल्स बनाती हैं, आपकी मशीन में और स्पेस लेती हैं। तो इंक्रीजिंग साइज कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि इंक्रीजिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सॉफ्टवेयर जब चलना शुरू होता था तो फंक्शनैलिटी बहुत मामूली सी परफॉर्म कर रहा होगा, लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा घिरता चला जा रहा है आपके सिस्टम में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप इतना मुश्किल उससे काम कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना वो टाइम ले ले रहा है। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स के जो सॉफ्टवेयर थे वो इस टाइम के अराउंड पे बहुत ज्यादा सामने आ रहे थे। तो इसी को बोला गया कि ये है एक सिचुएशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, कि अच्छे सॉफ्टवेयर बन के ही नहीं आ रहे हैं। जो सॉफ्टवेयर बन के आ रहे हैं वो या तो बेकार है, या फिर बहुत समय लग रहा है उन्हें बनाने में, अच्छा, या फिर बहुत ज्यादा बजट लग रहा है, या फिर बहुत ज्यादा स्पेस और टाइम लग रहा है। तो मेजर बेसिक आइडिया हमें यही याद रखना है। इसके साथ एक पॉइंटर हम और दे सकते हैं कि रैपिड इंक्रीज इन कंप्यूटर प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आप देख सकते हैं। रैपिड इंक्रीज का मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हमने इस जो है इशू को आइडेंटिफाई किया। क्योंकि टाइम के साथ जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही थी, और इस बढ़ते के साथ कोप नहीं कर पा रहे थे हम लोग। मतलब ह्यूमन जो थे, डेवलपर्स जो है वो उसके साथ कोप नहीं कर पा रहे थे, वो ऐसे बढ़िया कॉम्प्लेक्सिटी के साथ क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना नहीं पा रहे थे, डेवलप नहीं कर पा रहे थे, ड्यू टू सेवरल रीजंस। तो हमें निकल के क्या आ रहा था, पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर मिल रहे थे। अच्छा, अब हमने कब कहा कि ये क्वालिटी पुअर है सॉफ्टवेयर की, किन किन पैरामीटर्स पे हम कहते थे? क्योंकि उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर हमें मिल रहे थे वो या तो मेल फंक्शन कर जाते थे। मेल फंक्शन मतलब फंक्शनैलिटी चल रही है, चलते चलते बंद हो गई, या गलत चल गया, आपने इनपुट कुछ और दिया आउटपुट कुछ और आ गया, यानी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाया। सेकंड, इनएफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो मेथड रहा होगा, जो तरीका रहा होगा, डेवलपर की जो नॉलेज रही होगी, वो इनएफिशिएंट रही है। यानी जिस तरह का आउटपुट हमने चाहा था उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई सॉफ्टवेयर की, वैसा बनकर नहीं निकला। नेक्स्ट वाज डिससेटिस्फेक्शन अमंग यूजर्स, ये तो होना ही था, क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर आप दिमाग में सोच के बैठे हो अगर वैसा नहीं निकला तो यूजर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के मेन कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने होते हैं जब आप इस आंसर को बता रहे होते हैं। अच्छा, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा ये हम अलग से पॉइंटर्स करके लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस के क्या क्या इफेक्ट थे। एक, प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा लेट डिलीवर होते थे और ओवर बजट चले जाते थे, क्योंकि वो हो जाता था कि बढ़िया सामान चाहिए तो महंगा ही होगा और समय भी लगेगा बनाने में। तो अच्छे सॉफ्टवेयर जो है वो जल्दी और बजट के अंदर नहीं मिल रहे थे। सेकंड,
सॉफ्टवेयर अनरिलायबल होते थे और बहुत क्रैश हो जाते थे। अनरिलायबल का मतलब है आप भरोसा नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर पे कि अभी ठीक चल रहा है, 5 मिनट बाद आपने कोई इनपुट दिया, हो सकता है आउटपुट ना निकले, हो सकता है क्रैश हो जाए। तो अनरिलायबल सॉफ्टवेयर थे जो बहुत ज्यादा क्रैश हो रहे थे। नेक्स्ट वाज सिस्टम्स दैट आर हार्ड टू मेंटेन एंड एक्सटेंड। हार्ड टू मेंटेन का मतलब है आपकी जब जनरेशन आगे बढ़ती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो आपने अगर कोई एप्लीकेशन ऑलरेडी बना रखी है, मान लीजिए आपने आज एक एप्लीकेशन बना दी, आप सोचते हैं अब ये ऐप आने वाले 10 साल तक चलती रहेगी। हम देख रहे हैं व्हाट्सएप बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। क्यों चल रहा आ रहा है? क्योंकि हम उसे मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हम नहीं कर रहे हैं एक्चुअली, जो कंपनी है वो उसे मेंटेन कर रही है। मेंटेन का मतलब है टाइम के साथ उसमें इन्हेंसमेंट्स लाना, अगर उसमें कोई बग या क्रैश कुछ ऐसा आता है तो उसको रिजॉल्व करना, नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है उसके साथ उसे अलाइन करते रहना। क्योंकि कुछ समय बाद क्या होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाती है, मार्केट में आनी बंद हो जाती है। तो अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहा है तो वो आउटडेट हो जाएगा। तो इन सब चीजों को कहते हैं मेंटेन करना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बन रहे थे जो या तो हार्ड टू मेंटेन हो रहे थे और एक्सटेंड करना मुश्किल था। एक्सटेंड करने का मतलब होता है आपके सॉफ्टवेयर की मान लीजिए आज कैपेसिटी है कि ये 5 काम करा सकता है। कल को आपका एक फ्यूचर स्कोप है, आप सोचते हो मैं इसे एक्सपैंड कर दूं और इसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूं जिसमें और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐसे ऐसे हों, मैं इसे और बड़े लेवल पे ले जाऊं, तो वो जो है पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी एक्सटेंड करने की। अगला कहता है लो यूजर सेटिस्फेक्शन। ये तो हम समझते हैं सॉफ्टवेयर जो है वो पुअर क्वालिटी के थे, इसलिए यूजर की सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत कम था। नेक्स्ट वाज सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। अब सिक्योरिटी के मामले में वल्नरेबल कब होता है? वल्नरेबल का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी प्रोन टू गेट कॉट। जैसे आप कहते हैं कि मैंने अभी अभी एक मशीन खरीदी है जिसमें मैंने ना तो अभी तक कोई एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डलवाया है, ना कोई फायरवॉल है इसमें, ना कुछ है, और विंडोज भी जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है वो भी जेन्युइन नहीं है। तो हम कहेंगे आपका सिस्टम जो है ना वो बड़ा वल्नरेबल है। वल्नरेबल का मतलब होता है कि आसानी से इसके ऊपर अटैक, फ्रॉड, स्कैम, स्पाईवेयर वगैरह किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर जो थे वो सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा वल्नरेबल थे। क्यों? क्योंकि एक तो कोडिंग एरर्स की वजह से, क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ लिया था इनएफिशिएंट डेवलपमेंट। इनएफिशिएंट डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो था उसने ढंग से सारे एस्पेक्ट को ठीक नहीं किया। कोडिंग में कुछ उसने लूप होल्स और एरर्स ऐसे छोड़ दिए जिससे इस पे इस तरह के अटैक्स और ये स्पाईवेयर वायरस वगैरह चल सकते हैं। एंड ओवरलुक्ड डिजाइन फ्लॉज। ओवरलुक डिजाइन फ्लॉज का मतलब होता है डिजाइन में कुछ गलतियां थी जिन्हें इग्नोर कर दिया गया या ढंग से टेस्ट नहीं किया गया, तो उन पर काम नहीं किया गया। तो ये सारे थे इफेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। आई होप ये एक आसान सा टॉपिक है तो इसको बहुत ज्यादा दोबारा से स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब जान लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर क्राइसिस के कॉजेस क्या थे। ये भी हम इसी तरह जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप आंसर हमेशा से पॉइंटर्स में ही दिया कीजिए, इससे इंफॉर्मेशन ज्यादा लगती है, जिबरिश टेक्स्ट कम लगता है। तो क्या क्या कॉज थे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के? पहला, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। सॉफ्टवेयर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। यानी शुरुआत में कभी जब एक पहले तो आपको पता है हमने अभी 2-3 स्लाइड पहले ही पढ़ा था, 2 वीडियोस पहले ही, कि पहले क्या करते थे, बाइनरी इंस्ट्रक्शन देते थे, एक इंस्ट्रक्शन दिया मशीन को और बोला चला दो। फिर 1940s के बाद हमें समझ में आया कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना के भी मशीन को दिया जा सकता है और ये सारे इंस्ट्रक्शंस को एक के बाद एक सीक्वेंस में अपने आप चला देगी। फिर इनको समझ में आया कि अच्छा ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को जोड़ जोड़ के एक बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है और ये सॉफ्टवेयर बड़े सारे टास्क परफॉर्म कर लेगा एक साथ। तो आप देख रहे हैं ओवर द टाइम धीरे धीरे क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही थी। हम सिंपल से और कॉम्प्लेक्स से और कॉम्प्लेक्स, यानी हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि सॉफ्टवेयर जो है वो और बढ़िया, और मुश्किल, और अच्छा काम कर पाए, और कॉम्प्लेक्स कर पाए। तो इससे क्या होता था, हमारी एक्सपेक्टेशन होने लगी कि लार्जर सिस्टम्स, अच्छे मोर कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बने। लेकिन उन लार्जर सिस्टम्स में अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अलग अलग मॉड्यूल्स का आपस में इंटरैक्ट करना मुश्किल था, क्योंकि इनएफिशिएंट डेवलपमेंट हुई थी, तो कोडिंग ठीक से हुई नहीं होगी, जिसकी वजह से उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ज्यादा ज्यादा एरर आते रहते थे बार बार और मेंटेनेंस के इशू आते रहते थे। सेकेंड वॉज चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। कहते हैं ना अपने लेवल पे जब प्रॉब्लम हो तो आगे जाके बेड़ा गर्क भी होने वाला होता है। तो बिल्कुल ये जो सेकंड चीज थी ना, ये यही प्रॉब्लम थी। क्योंकि उस समय ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना इवॉल्व नहीं था कि पहले से रिक्वायरमेंट फ्रीज कर दो फिर उनके ऊपर हम काम करेंगे। तो क्या होता था, रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती थी। और जब रिक्वायरमेंट चेंज होती है ना, मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं, आपने वो काम 10% कर दिया, उसके बाद कोई कहता है कि नहीं नहीं मुझे, मेरा मन कर रहा है कि इसको थोड़ा वैसे करना चाहिए, फिर आप उस हिसाब से चलने लग जाते हैं। फिर 2 दिन बाद कोई कहेगा नहीं मेरा थोड़ा सा मन कर रहा है कि इसको ना ऐसे करना चाहिए। तो ये जो बार बार रिक्वायरमेंट्स को लेते रहेंगे ना, तो आपका जो पुराना काम है, पुरानी प्लानिंग है, वो सब खराब होती रहेगी। तो ये यहाँ पे हो रहा था। इवॉल्विंग यानी हर दिन नए 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 और अनक्लियर नीड्स जो है वो आते रहते थे बार बार, जिसकी वजह से एक तो सॉफ्टवेयर डिले हो जाता था, क्योंकि आपने 50% काम किया, अब क्लाइंट कह रहा है नहीं मेरा मन कर रहा है वैसा सॉफ्टवेयर बना के दे दो।
तो एक तो टाइम आपका वेस्ट हो रहा था, टाइम एक्स्ट्रा लग रहा था, और क्योंकि आप बार बार ऐसे रिक्वायरमेंट चेंज की वजह से काम कर रहे थे, तो इसकी वजह से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी अफेक्ट हो रही थी। थर्ड वाज लैक ऑफ मेथोडोलॉजी, क्योंकि उस समय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल था, जो कॉन्सेप्ट था, वो उतना जो है वाइड स्प्रेड नहीं था एग्जिस्टेंस में। इसलिए कोई प्रॉपर मेथोडोलॉजी या प्रिंसिपल या प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करी जाती थी। जैसे आज के टाइम पे प्रैक्टिसेस फॉलो करी जाती हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वाटरफॉल मॉडल यूज करेंगे या स्पाइरल मॉडल यूज करेंगे, तो आपको पता होता है कि हम 10% डेवलप करेंगे, फिर इसकी रिस्क एनालिसिस करेंगे, जो गलती आ रही होगी उसे यहाँ करेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद अगला काम करेंगे। तो आप क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग और स्टैंडर्ड से चलते हैं। तो जब आप सिस्टमेटिकली काम को करते हैं तो काम अच्छा निकल के आता है। तो पहले जो है ऐसी मैथोडोलॉजीज की बहुत कमी थी, बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट नहीं था ये। तो इसकी वजह से क्या होता था, पुअर क्वालिटी के सॉफ्टवेयर निकल के आते थे और सॉफ्टवेयर में इनकंसिस्टेंसी होती थी। इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग आप याद रखिएगा इस कीवर्ड को, और इसे आप लिखिएगा भी जरूर आंसर में। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है क्योंकि आपकी कोई प्रॉपर मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं करी आपने, तो आपका काम क्या होता है, 10% काम आपने किसी एक तरीके से कर दिया, आगे का 10% आपने किसी और तरीके से कर दिया, आगे का 10% आपने किसी और तरीके से कर दिया। तो ये क्या होता है, आपके काम में इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। और फिर मान लीजिए यहाँ आके आपको रियलाइज होता है कि पीछे वाले प्रोग्राम में कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है जो यहाँ पे आके अफेक्ट करेगी। अब आप यहाँ जाओगे ये अलग तरीके से हो रखा होगा, यहाँ जाओगे ये अलग तरीके से हो रखा होगा, तो आपकी और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उसको सॉल्व करने में। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती थी लैक ऑफ मेथोडोलॉजी की वजह से। नेक्स्ट वाज इनएडिक्वेट टेस्टिंग, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। इनएडिक्वेट मतलब कमी होना टेस्टिंग की, टेस्टिंग जो है वो कम करी गई। तो वीक टेस्टिंग यानी अगर 50 टेस्ट केस पे आपको उसे टेस्ट कर लेना चाहिए था तो आपने 25 पे ही किया। इसकी वजह से क्या होता था, कुछ बग्स के चांसेस जो है वो रह जाते थे, जिसकी वजह से बग्स प्रोग्राम में आते हैं, जिसकी वजह से फेलियर होने का पूरा चांस होता है और सिक्योरिटी इशू भी आ सकते हैं। जैसे इसका सबसे आसान एग्जांपल अगर हम कोडिंग में देखें, जब भी हम ट्राई ब्लॉक पढ़ते हैं तो हमें ये एग्जांपल हमेशा याद आता है। मान लीजिए आपकी एक ऐप है जो दो नंबर्स को प्लस कर पाती है। आपने कहा ठीक है हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, 2 + 2 कर लेते हैं, आंसर 4 आ रहा होगा। अब आपको पता है आपने ये टेस्ट कर लिया, प्लस ठीक करती है, हमने कहा ये ऐप डिवाइड भी करती है। आपने कहा ठीक है दो नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही डिवाइड कर रही है, तो आपने क्या किया, इसको टेस्ट केस में पास कर दिया। लेकिन ये वीक टेस्टिंग थी, आपने कम टेस्टिंग करी। क्यों? क्योंकि हो सकता है यूजर ने ऐसा नंबर डाल दिया हो 4/0। अब किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना नहीं होता है पॉसिबल। इसका आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आता है, अगर आपने देखा होगा मैथ्स के हिसाब से। पर आपने तो ये टेस्ट केस सोचा ही नहीं, तो आपने क्या किया, टेस्टिंग ढंग से नहीं करी सोच समझ के। यही सब होता है वीक टेस्टिंग, और इसी की वजह से ये फिर ये होता है कि अगर किसी यूजर ने डिवाइड बाय 0 डाल दिया तो आपकी ऐप में कोई तरीका ही नहीं है ये नॉट डिफाइंड आंसर निकालने का। तो ये आएगा ही नहीं, तो आपका सिस्टम क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, वहीं पे फंक्शनैलिटी चलनी बंद हो जाएगी या एरर आ जाएगा। तो ये है एक इनएडिक्वेट टेस्टिंग का एग्जांपल। पुअर मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आपकी कोई मेथोडोलॉजी ही नहीं है, कोई प्लानिंग के कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं है, तो आप मैनेज कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे चीजों को। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ना तो कोई खास प्लानिंग होती थी, ना कोई क्लियर गोल डिफाइन करे जाते थे कि भाई हम 4 महीने में डेवलप इसको डेवलप करेंगे, ऐसे ऐसे डेवलप करेंगे कि पहले महीने में ये रिलीज कर देंगे, दूसरे में ये रिलीज कर देंगे। एंड वीक कम्युनिकेशन, ना कोई ऐसी रिजिड टीम्स बनी होंगी कि भाई आप टीम यूजर इंटरफेस बनाओगे, आप डेटाबेस पे काम करोगे, और ना उनके बीच में कोई खास कम्युनिकेशन होगा ताकि वो कोलैबोरेशन में काम कर सके। तो ये सारी चीजें जो है ये सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो क्योंकि उस समय पे ये सब चीजें बहुत कॉमन थी, इसीलिए उस समय पे ये सिचुएशन अराइज हुई, जिसे टर्म किया गया सॉफ्टवेयर क्राइसिस। इसी के दो एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे। ये आप बहुत अच्छे से, जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसे जरूर बताएं, क्योंकि इससे आपकी जो नॉलेज है वो पता लगती है कि आपको पता है इसके बारे में। एक बड़ा एग्जांपल है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का, Y2K प्रॉब्लम। ये जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं ना कि इनएफिशिएंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ठीक से नहीं करी, टेस्टिंग ठीक से नहीं करी, सोच के नहीं बनाया, प्लान करके नहीं बनाया, वो यहाँ पे बड़ी ही क्लियरली दिखा Y2K प्रॉब्लम में। इस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर था जो ग्लोबली यूज हो रहा था। अब वो सॉफ्टवेयर क्या करता था, डेट की जो फॉर्मेटिंग थी उसको ऐसे सेव करता था जैसे हम लोग सिग्नेचर कर देते हैं ना, 25/04/25। तो हम समझ जाते हैं कि 25 अप्रैल 2025 की बात हो रही है ये। तो क्योंकि उस समय पे टाइम चल रहा था 1990s का, तो ये 99 तक तो ठीक चला होगा, जैसे 25 अप्रैल 1999। लेकिन अब जब 99 के बाद साल आया 2000, तो फिर ये डबल डिजिट के हिसाब से तो ये 25/04/00 हो जाना चाहिए। ये आ गई प्रॉब्लम। अब ये जो है ये बैड प्लानिंग, इनएडिक्वेट टेस्टिंग, इन सब का नतीजा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसे नाम दिया गया Y2K प्रॉब्लम। ऐसे ही सेकंड जो प्रॉब्लम हमारे पास, एक सेकंड एग्जांपल है क्राइसिस का, वो है ये बहुत बड़ा क्राइसिस था 1996 में।
ये एक्चुअली क्या था, एयररेन 4 नाम की एक फ्लाइट थी, जिसके हिसाब से एक सॉफ्टवेयर बना हुआ था। तो 5 में जब इसे चलाया गया, तो इसमें प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करी गई, या फिर आप इसको डेवलपमेंट इशू भी कह सकते हैं कि 5 के हिसाब से प्रॉपरली इनका जो नेविगेशन सिस्टम था उसको प्रॉपरली इंटीग्रेट इनहेंस नहीं किया गया, डेवलप नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकी एक फ्लाइट थी वो अपने लॉन्च के जो है अराउंड 30 to 35 सेकेंड्स के बाद ही अपने पाथ से जो है डेविएट हो गई। तो ये बस एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। क्या, कि एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये आप लोगों ने कोडिंग में कभी पढ़ा होगा। ये जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया था कि नॉर्मल केसेस में ऐसे नंबर आएंगे 4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आपका 2 आएगा ही आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे नंबर भी आ सकते हैं 4 डिवाइड बाई 0, तो अब इस केस में क्या आंसर देना है। तो ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं एक्सेप्शन। तो ये हैंडल करने के लिए कोडिंग में हमें कोड करना पड़ता है कि बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन आ गई फिर क्या करना है, जब नॉर्मल आंसर ना आया। तो इसे कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इस वाले केस में एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो ठीक से डेवलपमेंट नहीं करी गई थी, प्रोग्राम नहीं करी गई थी, जिसकी वजह से इनके इंटीजर्स में नंबर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम आई और जो इनका इसका पाथ था वो डेविएट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर एग्जाम्पल था जिसे हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस में गिनते हैं। तो यहाँ तक हमें ये तो पता चल गया कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस एक्चुअली क्या है। अब देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस के सॉल्यूशंस क्या है। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस जैसी सिचुएशन दोबारा अराइज ना हो और आपका सॉफ्टवेयर जो है उस कैटेगरी में फॉल ना करे, उसके लिए आपको ऐसी कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो कर लेने चाहिए। जैसे पहला, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है कि टेस्टिंग ऐसे करनी होती है, डेवलपमेंट के लिए ऐसे मॉडल्स यूज करने होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप वो सारे प्रिंसिपल्स को यूज करें सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय। सेकंड, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। ये हमने अभी प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा है कि कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। तो यहाँ पे आपको दोबारा दिख गया है। कंपोनेंट बेस कहता है कि आप पूरा ऐसे एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप करने पे ध्यान न देकर उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को इंडिविजुअली डेवलप करके उनको इंडिविजुअली टेस्ट वेस्ट सब करके उसके बाद साथ में जोड़ने की कोशिश करें। तो ऐसी इंजीनियरिंग करने से क्या होता है कि एक तो आपके जो कंपोनेंट होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, क्योंकि एक कंपोनेंट अलग डेवलप हुआ है तो ये मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है हर जगह। तो आपकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी आपका काम भी बचेगा और मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ जाएगी आपके सॉफ्टवेयर की, क्योंकि जब आप एक कंपोनेंट को अलग से डेवलप करते हैं तो कल को अगर ये इनएफिशिएंट हो गया तो आप इस अलग वाले को हटाकर कोई नया वाला इसकी जगह अटैच कर सकते हैं। तो ये था सेकंड सॉल्यूशन जो आप सॉफ्टवेयर क्राइसिस से बचने के लिए कर सकते हैं। सेकंड है केस टूल्स। इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। केस की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम ऑलरेडी समझते हैं क्या होता है। कंप्यूटर एडेड का मतलब है जो कंप्यूटर की मदद से की जाती है। तो कंप्यूटर एडेड का मतलब ये नहीं है कि हम कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं। कंप्यूटर एडेड का मतलब है हमारे पास स्पेसिफिक टूल्स बने होते हैं सारे कामों को करने के लिए। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही आप आगे पढ़ेंगे कि टेस्टिंग के लिए भी अलग अलग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए भी अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिन्हें एज अ सॉफ्टवेयर चलाया जा सकता है, और फिर ये आप ये सारा काम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उसमें ट्रैक व्रैक सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे स्पेसिफिक टूल्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ही बने हैं उनका यूज करें। चौथा है क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। ये तो है ही जरूरी कि अपने कंपोनेंट डेवलपमेंट के दौरान बार बार रिगरस टेस्टिंग करें। इनफैक्ट सारे कंपोनेंट्स को आपस में साथ में जोड़ के इंटीग्रेट करने के बाद भी पूरे सिस्टम की रिगरस टेस्टिंग करें, ताकि अगर कोई बग हो तो वो अर्ली स्टेज में ही पता लग जाए, यानी यूजर के हाथ में जाके ऐप क्रैश होने से बेटर है कि आप टेस्ट करें, आपको वहीं दिख जाए। फिफ्थ है एजाइल एंड डेवऑप्स प्रैक्टिसेस। ये आप अभी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि एजाइल जो है एक मॉडल होता है जिसमें इटरेटिव डेवलपमेंट की जाती है। इटरेटिव का मतलब होता है आप उसी प्रोसेस से बार बार गुजरते हैं अपने सॉफ्टवेयर को हर इटरेशन के साथ और इनहेंस करने के लिए और बेहतर करने के लिए, और कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करते रहते हैं इनहेंसमेंट का। जैसे आपने आज इस वीक को इनहेंसमेंट करी है तो आप उसको अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते रहते हैं बार बार, और उसकी रेगुलर टेस्टिंग एंड ऑल सब कुछ करते रहते हैं। साथ में कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड यूजर्स, ये बहुत जरूरी है कि डेवलपर्स और जो यूजर्स होने वाले हैं उस एप्लीकेशन के, उनके बीच में कोलैबोरेशन रहे, ताकि सही रिक्वायरमेंट आप कैप्चर कर सकें, सही आप डेवलप करें और उसके बाद यूजर फीडबैक आपको सही समय पे ही मिल जाए, यानी कोई बग आ रहे हैं तो वो पहले ही रिजॉल्व हो जाए। तो ये थे सॉल्यूशंस टू सॉफ्टवेयर क्राइसिस। अब जब आप ये सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर लेंगे, तब आपके पास एक सॉफ्टवेयर ऐसा निकल कर आएगा जिसे आप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर मानेंगे। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर, या फिर व्हेन विल यू कंसीडर अ सॉफ्टवेयर एज अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो आपको बस ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। आई थिंक ये कीवर्ड जो है ये सेल्फ अंडरस्टूड होते हैं। आप बस कीवर्ड याद रखिए, एक्सप्लेनेशन आप अपने आप ही कर देंगे। तो एक एक लाइन में इसको देख लेते हैं। फंक्शनैलिटी, यानी सॉफ्टवेयर गुड कब कहा जाएगा, जब उससे जो एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी मांगी थी वो एग्जैक्टली वही परफॉर्म करेगा, बिल्कुल करेक्टली, बिना किसी एरर के।
सेकेंड है रिलायबिलिटी, सिस्टम के फेल होने का चांस नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो इतना कम होना चाहिए कि हो ही ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस के समय भी क्रैश ना करे आपका सिस्टम। तीसरा है यूजेबिलिटी, यूजर्स के लिए यूजफुल भी होना चाहिए और इजी टू लर्न होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर खोला और समझ ही नहीं आ रहा यूजर को कि कहाँ पे कौन सा बटन है, कहाँ पे जाए, नेविगेशन ही नहीं आ पा रही है उसे। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। चौथा है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है टाइम स्पेस, आपके सिस्टम में कम से कम स्पेस ले, जल्दी से जल्दी टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम आपको करा के दे सके। मेंटेनेबिलिटी, लॉन्ग रन में इसको टाइम के साथ इनहेंस किया जा सके और कोई बग आए तो उसे आसानी से मॉडिफाई या फिक्स किया जा सके। पोर्टेबिलिटी, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ये रन कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐप है, वो आपने एंड्रॉइड पे चलाई चल गई, आईओएस पे चलाई वहीं क्रैश हो गई। तो मिनिमल चेंजेस, जैसे आपको बस कुछ छोटा सा 2 लाइन कोड बदलना पड़े और वो ऐप जो है वो आईओएस के लायक भी तैयार हो जाए। तो पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए गुड सॉफ्टवेयर की। सिक्योरिटी, ये तो हमें सबको ही पता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जो भी डेटा डालेंगे, स्पेशली आपके यूजर्स जो डेटा डालेंगे, वो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए वायरस अटैक से, स्पाईवेयर से, अनऑथराइज एक्सेस जैसी चीजों को वो ब्लॉक कर पाए। आप लूप होल ना छोड़े कोड में, जिससे कि ये सब अटैक्स के आपका प्रोन हो जाए सॉफ्टवेयर। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की कैपेसिटी को बढ़ा देना। जैसे आज आपका सॉफ्टवेयर जो है वो 100 लोगों की रिक्वेस्ट हैंडल कर पाता है, हो सकता है कल को आपका बिजनेस बहुत ज्यादा चल गया और आपके 1000 यूजर्स हो गए, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्ग रन में इन 1000 लोगों की रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर पाए। ऐसा ना हो कि 100 के लिए आपने प्रोग्राम किया था, जिस दिन 500 हो गई उस दिन आपका सॉफ्टवेयर क्रैश करने लग गया। तो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, बड़े पैमाने पे बड़ी कैपेसिटी के लिए स्केल हो जाए। नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी, ऐसे कंपोनेंट्स बनाएं जो और प्रोजेक्ट्स में भी आप यूज कर पाएं। जैसे हमने कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग में ये पढ़ा था कि आप एक कंपोनेंट बनाते हैं अपने सॉफ्टवेयर का, जिसमें आप ई पेमेंट, यूपीआई से लोगों से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ले सकते हैं। तो आपने ये कंपोनेंट अलग डेवलप किया है और आपने इसको अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर लिया। कल को आपने एक और एप्लीकेशन बनाई प्ले स्टोर पर रिलीज करने के लिए, उसमें भी आपको ई पेमेंट लेनी है, तो आप इसी कंपोनेंट को उसमें भी यूज कर लेना। तो रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए कंपोनेंट्स की। नेक्स्ट है टेस्टेबिलिटी, टेस्ट केसेस बनाना आसान हो, यानी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह बना हो कि उसको हर पैरामीटर पे टेस्ट किया जा सके और परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिकली उसे टेस्ट किया जा सके। यानी इनपुट आउटपुट जो है वो क्लियर होने चाहिए कि क्या इनपुट जाना चाहिए, क्या आउटपुट आना चाहिए इस इनपुट का, तो हम करेक्टनेस देख पाए कि एक्चुअली वो आउटपुट दे रहा है या नहीं। और परफॉर्मेंस जो है वो टेस्ट करी जा सके कि सॉफ्टवेयर ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, स्पेस, यूजर फ्रेंडलीनेस एंड एवरीथिंग। तो ये था एक कंप्लीट लेक्चर ऑन सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस के रिलेटेड टॉपिक्स, और जब आप उसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं उससे, तो फिर एक गुड सॉफ्टवेयर कैसा निकल के आता है। ये क्वेश्चंस आपसे सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और कभी कभी एक बड़े 10 मार्क्स क्वेश्चन के 2 पार्ट बना के भी पूछ लिया जाता है। सो आई होप अब आपके पास एनफ कंटेंट होगा लिखने के लिए एग्जाम में। ऐसे ही आगे की वीडियोस में मिलेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद लॉजिकलिट लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।